नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम या आईएएस एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आईएएस का सिलेबस क्या है। तो आईएएस प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस है उसको कंबाइनली हम कह सकते हैं कि ये आईएएस का सिलेबस है। यूपीएससी हर साल अपने नोटिफिकेशन में सिलेबस को मेंशन करती है। आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले या उसके लिए अप्लाई करने से पहले उसके सिलेबस के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस सिलेबस का जब आपको पता होगा तो आप उचित तैयारी भी कर पाएंगे। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस का सटीक विश्लेषण करने के लिए आप उस एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के जो प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका विश्लेषण करें, ताकि आपको एक दिशा मिल जाए कि किस तरीके का सिलेबस रहता है। दोस्तों, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि प्रीलिम्स का सिलेबस अलग रहता है और यूपीएससी मेंस का जो सिलेबस है वो अलग रहता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि मेंस का जो सिलेबस है वो प्रीलिम्स के सिलेबस का एक विस्तृत रूप मात्र है, इसलिए आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, तो दो पेपर्स होते हैं। जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियोस में हमने बताया था कि क्या पैटर्न रहता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम पैटर्न का वीडियो हमने अपलोड किए हैं उसे आप ज़रूर देखें। चैनल की प्लेलिस्ट में यूपीएससी नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जा कर के आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ प्रीलिम्स की बात करें तो दो पेपर्स होते हैं, 2-2 घंटे के, GS1 GS सेकेंड, जिसे कि एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए भी जाना जाता है, सी सेट पेपर सेकेंड, जो कि केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। 33% मार्क्स आपको इसमें लाने होते हैं, जो कि प्रीलिम्स की मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं, लेकिन इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। पेपर वन के सिलेबस की बात करें तो करंट अफेयर्स है, नेशनल इंटरनेशनल, इसके अलावा हिस्ट्री, इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड जनरल साइंस, ये आपके GS1 यानी पेपर वन का सिलेबस है। अगर सी सेट की बात करें एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो कंप्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, इसके अलावा DI जो कि क्लास 10th लेवल का होता है, ये सेकेंड पेपर का सिलेबस है। तो दोस्तों, प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं और मेंस एग्ज़ाम में बैठते हैं। लेकिन प्रीलिम्स के जो मार्क्स हैं वो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए नहीं जुड़ते हैं। अब बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम की, तो यहाँ पर 9 पेपर्स होते हैं, जिनमें से 2 होते हैं आपके फिर से क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी इनको आपको केवल क्वालिफाई ही करना होता है। पहला होता है पेपर ए, जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से किसी एक भाषा को आपको चुनना होता है। उसका पेपर रहता है 300 मार्क्स का, 3 घंटे का। पेपर बी जो रहता है वो अंग्रेजी का रहता है, 300 मार्क्स का, 3 घंटे का। दोनों ही क्वालिफाइंग इन नेचर है, दोनों ही पेपर आपको क्वालिफाई करने ज़रूरी है। इसके बाद में 7 जो पेपर होते हैं, जो कि जिनके की मार्क्स जो है वो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में इंटरव्यू के मार्क्स के साथ जुड़ते हैं। वो कुछ इस प्रकार से है। पेपर पहला है निबंध का 250 मार्क्स का, इसी तरीके से बाकी भी हैं GS1, GS2, GS3, GS4 और ऑप्शनल पेपर 1 पेपर सेकेंड। ये ऑप्शनल पेपर 1 पेपर सेकेंड जो है, इनके लिए जो सब्जेक्ट है वो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से, जो कि एक पूरी 48 पेपर्स की या 48 सब्जेक्ट्स हैं उनकी एक लिस्ट है, उसमें से आपको चूज करना होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो मेंस का पूरा जो लिखित होता है वो 1750 का, साक्षात्कार 275 का, और जो टोटल जो आपके मार्क्स होते हैं वो 225 मार्क्स की होती है, और इसमें से आपका पूरा मेरिट बनता है, फाइनल मेरिट। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आईएएस मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है, तो कोई फिक्स्ड सिलेबस यूपीएससी का नहीं है, ये एक विस्तृत सिलेबस है। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखने चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको सरल भाषा में अगर समझाने की बात करें, तो जो पेपर 1 है निबंध का, ऐसे का,
उसमें जो कैंडिडेट है उसके अपने विचारों को व्यवस्थित रूप से लिखने की और किस तरीके से वो संक्षिप्त रूप में अपने विचार रख सकता है, इसके अलावा उसकी समझ को, उसके जो अभिव्यक्ति है उसका विश्लेषण करने के लिए जो है ऐसे का पेपर होता है। सामान्यतः यूपीएससी दर्शन, लोक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के जो विषय होते हैं उनसे संबंधित ऐसे देता है। अब बात करते हैं GS1 पेपर की, तो यहाँ पर सीधा स्पष्ट है कि भारतीय विरासत, संस्कृति, इतिहास और विश्व और समाज का भूगोल, यानी कि इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कोई पर्टिकुलर इसमें टॉपिक ही आपसे पूछा जाएगा। भारतीय विरासत और संस्कृति का मतलब है कि जहाँ तक भारतीय विरासत और संस्कृति में कोई भी टॉपिक है वो आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से आधुनिक काल तक वास्तुकला, साहित्य है। इसके अलावा भारत का जो इतिहास है 18वीं शताब्दी से लेकर मध्य तक के जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, मुद्दे रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम के बाद का एकीकरण, 18वीं शताब्दी की दुनिया के इतिहास की जो प्रमुख मुद्दे थे, विश्व युद्ध, औद्योगिक क्रांति, उपनिवेशवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद। इसके अलावा जो भारत के समाज की जो विविधताएं, विशेषताएं हैं, महिला संगठन, जनसंख्या संबंधी मुद्दे हैं, गरीबी संबंधी मुद्दे हैं, शहरीकरण और जो समस्याओं के जो अलग अलग मुद्दे हैं, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के जो प्रभाव हैं, पाश्चात्यकरण के जो प्रभाव है, इसके अलावा सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, दुनिया का जो भौतिक भूगोल है उसकी क्या विशेषताएं हैं, प्राकृतिक संसाधन, एशिया में भारतीय उपमहाद्वीप सहित कौन कौन से हिस्सों में क्या क्या संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। इसके अलावा जो भूभौतिकीय घटनाएं हैं जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, इनके संबंध में जो है कोई भी टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो जलवायु परिवर्तन है, जीवों पर प्रभाव है, ये सब GS1 का सिलेबस है। GS2 की बात करें तो इसमें शासन, प्रशासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय, इंटरनेशनल रिलेशन, भारतीय संविधान, इसके आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, प्रावधान, बुनियादी संरचना, इसके अलावा संघ और राज्यों के कार्य, जिम्मेदारियां, मुद्दे, चुनौतियां, शक्तियां, वित्त और उनसे जुड़े मुद्दे हैं। इसके अलावा जो विवाद निवारण तंत्र है, अलग अलग जो भारतीय संविधान के अलग अलग तंत्र के अंग हैं, संस्थानों के बीच शक्तियों का जो पृथक्करण है, इसके अलावा जो सरकार के पास जितने भी समानता के लिए जो कार्यबल हैं जैसे कि लिंग संतुलन, महिला के लिए आरक्षण आदि। इसके अलावा अन्य देशों से भारत के जो संवैधानिक योजना की जो तुलना है कि भारत का संविधान अन्य देशों के संविधान से उनसे किस तरीके से अलग है, उनसे किस तरीके से उनमें समानता है। इसके अलावा संसद, राज्य विधानसभाएं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जनप्रतिनिधि अधिनियम है। इसके अलावा संवैधानिक पदों के अलग अलग शक्तियों, कार्यों, विधानों के बारे में, सरकार की नीतियों, जो अलग अलग क्षेत्रों के विकास आदि के जो मुद्दे हैं। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों के जो अलग अलग योजनाएं हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन, गरीबी, भूख, शासन, पारदर्शिता, जवाबदेही, ई प्रशासन जो मॉडल्स हैं। इसके अलावा जो नागरिक चार्टर्स हैं, पारदर्शिता है, जवाबदेही है। इसके अलावा लोकतंत्र में नागरिकों की जो भूमिका है, भारत उसके पड़ोसी देशों से संबंध, द्विपक्षीय जो समझौते हैं या वैश्विक जैसे G20, ब्रिक्स आदि के जो समझौते हैं, भारत के हितों, भारतीय प्रवासियों के बारे में जो संबंधित मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान, एजेंसियां हैं, ये सब GS2 का जो है पूरा सिलेबस है। GS3 की बात करें मेंस की, तो प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, भारतीय अर्थव्यवस्था, संसाधन विकास और रोजगार की योजनाएं आदि से संबंधित मुद्दे, समावेशी विकास, इससे उत्पन्न वाले मुद्दे, सरकारी बजट। इसके अलावा प्रमुख हिस्सों में जो फसलों के पैटर्न, सिंचाई, भंडारण प्रकरण प्रणालियां हैं, इसके अलावा जो विपणन आदि, ई प्रौद्योगिकी वगैरह है, ये सब GS3 का सिलेबस है। इसके अलावा अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जो कृषि सब्सिडी है, MSP है, हाल ही के जो कई चर्चित मुद्दे रहे हैं किसानों से संबंधित। इसके अलावा अलग अलग जो प्रौद्योगिकी के मिशन है, पशुपालन से संबंधित इकोनॉमिक्स के जो विषय हैं। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण है, उद्योग है, भारत में भूमि सुधार, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, औद्योगिक नीति में बदलाव, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, हवाई अड्डे,
निवेश मॉडल। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धि, आईटी, अंतरिक्ष, नैनो टेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, बौद्धिकता। इसके अलावा संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, इसके अलावा आपदा प्रबंधन, चरमपंथ के विकास प्रस्तार के चरमपंथ के प्रसार संबंधी मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, संचार नेटवर्क, सीमावर्ती क्षेत्रों में जो सुरक्षा चुनौतियां हैं, आतंकवाद है। इसके अलावा विभिन्न सुरक्षा बल एजेंसियों और उनसे संबंधित जो सिलेबस है आपका GS3 का पूरा ये सिलेबस है जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों जो एथिक्स का सिलेबस है। एथिक्स के सिलेबस में आपके नैतिकता, अखंडता यानी इंटीग्रिटी और बिहेवियर का सिलेबस है। इसमें उम्मीदवारों का जो रवैया है, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, प्रोबिटी से संबंधित जो समस्याएं हैं, समाज के साथ व्यवहार करने में उनके द्वारा जो सामना किए जाने वाले विभिन्न मुद्दे, समस्याएं हैं, उनके समाधान का दृष्टिकोण क्या है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जो केस स्टडीज़ है उनको जो है उनको लेकर के उनके क्या दृष्टिकोण है उसको सम्मिलित किया जाता है। नैतिकता, मानव इंटरफेरेंस है। इसके अलावा निजी और सार्वजनिक संबंधों में मानव मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों, प्रशासकों के जो जीवन और उनकी शिक्षाओं से जो सबक मिलने वाले जो मूल्य है। इसके अलावा परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की क्या भूमिका है। दृष्टिकोण की बात करें तो सामग्री, संरचना, कार्य, विचार, व्यवहार के साथ इसका प्रभाव और संबंध, नैतिक, राजनीतिक दृष्टिकोण, सामाजिक प्रभाव और अनुनय, ये सब कुछ जो है आपके इस बिहेवियर और एथिक्स का सिलेबस है पूरा। इसके अलावा जो सिविल सेवा के लिए योग्यता, मूलभूत मूल्य, अखंडता, निष्पक्षता, गैर पक्षपात, निष्पक्षता। इसके अलावा भावनात्मक जो खुफिया प्रशासन और शासन की उपयोगिता। इसके अलावा भारत और दुनिया के नैतिक विचारों, दार्शनिकों का योगदान, सार्वजनिक सिविल सेवा मूल्य और लोक प्रशासन में नैतिकता, स्थिति, समस्याएं, सरकारी और निजी संस्थानों में नैतिक चिंताओं और दुविधाओं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में कानून, विनिमय, नियम और विवेक, जवाबदेही, नैतिक शासन में नैतिक और नैतिक मूल्यों को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वित्त पोषण में नैतिक मुद्दे, निगम से संबंधित शासन प्रणाली, ये सारा सिलेबस का हिस्सा है। इसके अलावा जो शासन में संभावनाएं हैं, सार्वजनिक सेवा की अवधारणा, शासन दार्शनिक आधार है। इसके अलावा सूचनाओं का आदान प्रदान, पारदर्शिता है, सूचना का अधिकार है, आचार संहिता है और जितने भी उपरोक्त मुद्दे हैं इनसे संबंधित जो केस स्टडी है, ये सारा एथिक्स का सिलेबस है। अब बात करते हैं कि IAS में कुल कितने सब्जेक्ट्स हैं। तो 25 तो आपके वैकल्पिक विषय हैं जिनमें से किसी एक को आपको चुनना है। वैकल्पिक विषय में जो दोनों 250 नंबर के दो पेपर है, ऑप्शनल पेपर 1 और सेकंड, दोनों 500 अंकों के हैं, तो ये कुल 30% हो जाता है। तो इसलिए उम्मीदवारों को वैकल्पिक विषय का चयन बहुत ही सावधानी से करना चाहिए क्योंकि ये 30% मार्क्स सिक्योर करता है। इससे आपका IAS बनने का सपना जो है, IAS यानी कि सिविल सर्विसेज में सर्वोच्च पोस्ट पाने का जो सपना है वो बन भी सकता है, बिगड़ भी सकता है। इसलिए आपको एक बहुत ही सावधानी पूर्वक और बुद्धिमत्ता से सब्जेक्ट्स को चुनना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में इसमें कृषि, पशुपालन, पशु चिकित्सा, मनुष्य जाति का विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, रासायनिक अभियंत्रण, वाणिज्य और लेखा, अर्थशास्त्र, विद्युत अभियंत्रण, भूगोल, भूगर्भ शास्त्र, इतिहास, कानून, प्रबंधन, गणित, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन, भौतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान, सार्वजनिक प्रशासन, नागरिक शास्त्र, स्टैटिक्स, प्राणी विज्ञान, ये सारे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा वैकल्पिक विषय में आपके जो साहित्य के सब्जेक्ट्स हैं, असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी, ये आपके ऑप्शनल साहित्य के सब्जेक्ट्स हैं। तो इनमें आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक सब्जेक्ट्स का चुनाव करना है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए। अब कुछ क्वेश्चंस जो कि सिलेबस से संबंधित रहते हैं अभ्यर्थियों के, तो सिविल सेवा परीक्षा के लिए सिलेबस क्या है, तो जैसा कि आपसे हमने पूरा डिस्कस किया है और आप ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जा कर के भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस में कितने वैकल्पिक विषय अगर बात करें ओवरऑल तो 48 विषय है। 25 तो आपके विषय उस तरीके से और 23 आपके साहित्यिक जो भाषा के विषय हैं उनमें से हैं। इसके अलावा UPSC IAS में कितने जो भाषा साहित्य विषय हैं, तो 23 हैं, जैसा कि अभी जानकारी हमने आपको दी थी। UPSC के सिलेबस में किस तरीके से आपको तैयारी करनी है इसकी बात करें तो IAS पाठ्यक्रम
केवल सही रणनीति के साथ ही तैयार किया जा सकता है। उम्मीदवारों को पहले बुनियादी बातों का अध्ययन करना चाहिए, फिर विषयों के आवेदन भाग के लिए जाना होगा। आईएएस परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए विषयों को इंटरलिंक करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिलेबस को कवर करने में कितना समय लगता है, तो आईएएस के पाठ्यक्रम को अगर पूरी तरह से आप कवर करना चाहते हो तो 1.5 से 2 वर्ष का समय लगता है। टॉपर्स और मेंटर्स हमेशा आईएएस मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को कवर करने का सुझाव देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा सिलेबस कवर करना ही है, आप चाहें तो सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। जो टॉपिक्स आपकी पसंद के हों उनको आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। पूरे सिलेबस को कवर करना जरूरी नहीं है। अगर बात करें यूपीएससी सिलेबस के तैयार करने के सोर्स क्या है, तो आईएएस पाठ्यक्रम में दिए गए विषय को मानक पाठ्य पुस्तकों से कवर किया जाना चाहिए। एनसीईआरटी की पुस्तकों के साथ शुरू करके उम्मीदवारों को मानक जो संदर्भ पुस्तक है, रेफरेंस बुक्स है, उनसे अपने सब्जेक्ट्स को तैयार करना चाहिए। इसके अलावा समाचार पत्रों के साथ भी आपको संबंधित होना चाहिए। इसके अलावा क्या यूपीएससी सिलेबस में सब कुछ शामिल है, तो आईएएस का जो पाठ्यक्रम है वो सब कुछ शामिल है, जो कि भारत और भारतीय नागरिकों के लिए प्रासंगिक है। लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के मामले में आईएएस पाठ्यक्रम की कोई सीमा नहीं है। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र आईएएस पाठ्यक्रम की सीमाओं का पता लगाने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, अब पूछते हैं कि अभ्यर्थी जो अक्सर पूछते हैं कि करंट अफेयर्स की क्या भूमिका है, तो करंट अफेयर्स आईएएस की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आईएएस सिलेबस के सभी विषयों को वर्तमान घटनाओं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। करंट अफेयर्स की जड़ें स्टैटिक जनरल स्टडीज टॉपिक्स में होनी चाहिए। दोस्तों, अगला जो प्रश्न है कि आईएएस परीक्षा के लिए कौन से विषय सर्वश्रेष्ठ है, तो इन सवालों का कोई सही जवाब नहीं है। हर साल अलग होता है, हर साल हर विषय का जो पासिंग परसेंटेज अलग होता है, लेकिन प्रवृत्ति का विश्लेषण करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि निम्नलिखित विषयों में आपको उच्चतम सफलता मिल सकती है। जैसे कि जो लॉ है, लॉ का आपका सब्जेक्ट है, मेडिकल साइंस, मनोविज्ञान, इसके अलावा भूगोल आदि है। किसी भी आईएएस सिलेबस का विवरण कहाँ मिल सकता है, तो आईएएस प्रीलिम्स पाठ्यक्रम यूपीएससी के नोटिफिकेशन में अच्छी तरह परिभाषित नहीं होता है, लेकिन मुख्य परीक्षा का सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित है। अधिसूचना में इसे समझाया गया है। मुख्य पाठ्यक्रम को पढ़ने, समझने, जानने और जानने की आवश्यकता है। अगला जो आखिरी प्रश्न है कि क्या हर साल यूपीएससी सिलेबस बदलता है, तो इसका जवाब है नहीं। आईएएस सिलेबस बहुत ज़्यादा स्टैटिक है और सिलेबस को बदलने से पहले यूपीएससी को कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय से मंजूरी लेनी पड़ती है। तो सिलेबस कभी चेंज नहीं होता है बिना अनुमति के। अगर चेंज होगा तो इसके पहले से सूचित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये सारा सिलेबस से संबंधित हमने चर्चा की। अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, ताकि हम आपको उचित जवाब दे सकें आपके डाउट्स के लिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।